बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ 16 फरवरी 2025 को मुनक्किद होने वाला ईएमटी एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का पेपर डिस्कस किया जाएगा। ईएमटी का ये पेपर सीटीएस सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस ने आज ही 16 फरवरी 2025 को मुनक्किद किया था। इसके तमाम सवालात को मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में आज से 10 साल के बाद भी कोई कैंडिडेट हमारी ये वीडियो देखता है तो इंशाल्लाह उसे इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज का जो पेपर आया है ऑलमोस्ट 90% साइकोमेट्रिक के जो हमारे नोट्स हैं उसमें से आया है, और जो मेडिकल का पोर्शन है तकरीबन 60 to 70% पोर्शन वहां से अटेम्प्ट हुआ है। ये अल्लाह की रहमत है, और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि फ्यूचर में जितने भी नोट्स हम तैयार करें उन तमाम नोट्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा के साथ, क्वेश्चंस के साथ, पॉइंट्स के साथ तैयार करें, ताकि आने वाले पेपर्स में इसी तरह आपके लिए कारआमद फायदामंद साबित हो। चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है। यहाँ पर नोट कीजिएगा पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आया था। पेपर में आने वाला क्वेश्चन सिर्फ इतना है, पेपर में सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर का हिस्सा नहीं है। इस शॉर्ट डिटेल में हम आपको ऐसी मालूमात फराहम कर रहे हैं जो आने वाले पेपर्स में पूछी जा सकती है। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पेपर्स में रिपीट हुए हैं। हर क्वेश्चन को हम शॉर्ट डिटेल के साथ तैयार करेंगे ताकि मौजूदा पेपर का जो करेक्ट आंसर है वो भी आप देख सकें, और जो शॉर्ट डिटेल है इसकी मदद से आने वाले पेपर्स की इंटरव्यूज़ की बेहतरीन तैयारी कर सकें। व्यूअर्स, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वैक्सीन बीसीजी एंड ओपीवी इज गिवन एट द एज टाइम ऑफ। बीसीजी और ओपीवी ये किस एज में दी जाती हैं? ये दोनों वैक्सीन्स हैं, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ, पैदाइश के वक्त दी जाती हैं। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिएगा, ओपीवी। ओपीवी स्टैंड्स फॉर, ये क्योंकि सिंपल सा शॉर्ट सा यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन है वो नोट कर लें। ओपीवी स्टैंड्स फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, हो सकता है आने वाले पेपर्स में रिपीट हो जाए। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर है बीसीजी। बीसीजी एक ऐसा टॉपिक है, इसको डिस्कस करने के लिए अगर आप मुझे 10 मिनट भी दें तो ये कम होगा। बीसीजी के इतने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बीसीजी की इतनी इंफॉर्मेशन है कि बार बार पेपर्स में रिपीट हो रही है। जब इस क्वेश्चन को नोट कर रहे थे तो इरादा तो ये था कि बीसीजी की तमाम डेफिनेशंस यहाँ पर लिख दें, तमाम की तमाम उसके पॉइंट्स जो पेपर्स में रिपीट हो सकते हैं यहाँ पर लिख दें, लेकिन जगह कम थी। इंशाल्लाह जो नोट्स होंगे हमारे उसमें बीसीजी की तमाम इंफॉर्मेशन हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन नोट कर लें, कागज पेंसिल ले लें, इसको लिख लें ताकि पेपर में आपके काम आ जाए। बीसीजी स्टैंड्स फॉर बैसिलस कैलमेटिजीरन, ये इसका एब्रीवेशन है। ये टीबी से बचाव के लिए इस्तेमाल होती है। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही 24 घंटे के अंदर अंदर ये वैक्सीन जो है ये दी जाती है, और ये वैक्सीन जो है ये स्किन में लगाई जाती है। ये वैक्सीन टीबी के अलावा ब्लैडर कैंसर के लिए भी इस्तेमाल होती है। व्यूअर्स, कई पेपर्स में इसका जो हीटिंग पॉइंट है वो पूछा गया है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसको ज़्यादा लाइट में भी आप नहीं रख सकते, ज़्यादा हीट में भी नहीं रख सकते। इसको आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान इसे स्टोर करेंगे। कई पेपर्स में इसकी स्टोरेज का पूछा गया है। इसे आप ज़्यादा अरसा तक अगर सूटेबल टेम्परेचर है तो आप इसे रख सकते हैं। बीसीजी वैक्सीन जो है ये लाइफ में एक दफ़ा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है, एक दफ़ा ये इंजेक्ट की जाती है। इसकी सेकंड डोज या बूस्टर डोज जो है इसको WHO ने बैन किया हुआ है। WHO ने इसको रोका हुआ है कि इसकी सेकंड डोज या इसकी बूस्टर डोज नहीं लगाई जाएगी। कई पेपर्स में इसका जो फार्मूला है, आउट फार्मूला, ड्रॉप आउट फार्मूला, वो पूछा गया है, वो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी नोट कर लें। इस वैक्सीन को बच्चे के पैदा होने के 24 घंटे के अंदर अंदर लगाया जाता है, उसके बाद ये वैक्सीन नहीं लगाई जाती। उसके बाद कई पेपर्स में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से रिपीट हुआ है कि जब बीसीजी वैक्सीन को खोला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो इस्तेमाल करने के बाद या उसे बनाने के बाद
कितना टाइम आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जब आप बीसीजी वैक्सीन को ओपन कर लेंगे या बना लेंगे, जो भी प्रोसीजर है, उसके बाद आप 6 घंटे तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 घंटे के बाद आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। बीसीजी वैक्सीन के लिए आप 26 नंबर डिस्पोजेबल सुरिंज इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो जितनी भी आजकल वैक्सीन आ रही हैं तमाम के साथ डिस्पोजेबल सुरिंज ही होती है, लेकिन यहाँ पर बीसीजी के लिए 26 नंबर सुरिंज ज़रूरी है। ये नोट कर लें क्योंकि कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। उसके बाद कई पेपर्स में इसका रूट पूछा गया है। ये जो बीसीजी वैक्सीन है किस रूट में लगाई जाती है? ये लेयर जो आउटर लेयर है स्किन की, जिल्द की जो बैरूनी तह है, वहां पर लगाई जाती है। वीवर्स, आपने देखा होगा कि बच्चे के बाजू पर एक निशान होता है, वो जो निशान है वो भी बीसीजी वैक्सीन की वजह से बाजू पर पड़ता है। उसके बाद ओपीवी स्टैंड्स फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन। वीवर्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि हम डिटेल से हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह ये एक वीडियो आपको इतना नॉलेज देगी कि आपका ये जो डिप्लोमा है, जिस बेस पर आपने ईएमटी में अप्लाई किया है, उसे आप एक साइड पर रख लीजिएगा और हमारी ये 20 एमसीक्यूज की वीडियो को एक साइड पर रख लीजिएगा। जितना नॉलेज आपको हमारी इस एक वीडियो में आएगा, इंशाल्लाह आपने अपने पूरे एक्सपीरियंस में गेन नहीं किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, टू टैकल विद ट्रेजेडी एक्सीडेंट हेल्प शुड बी स्टार्टेड विद। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ट्रेजेडी होती है, तो इस सूरत में आप ट्रीटमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आप डेड बॉडी से स्टार्ट करेंगे, रिलेटिव्स से स्टार्ट करेंगे, दोस्तों से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वीवर्स, यहाँ पर ट्राई एच को हमने क्लिक किया है। ट्राई एच एक ऐसा फार्मूला है जिसके तहत मरीजों को, जख्मियों को, विक्टिम्स को डील किया जाता है। तवज्जो से सुनिएगा, ट्राई एच ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है डिवाइड, तकसीम करना। होता कुछ इस तरह से, जब कहीं पर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ट्रेजेडी होती है, तो वहां पर आप पेशेंट्स को अलग अलग करते हैं, उन्हें सेग्रीगेट करते हैं। डेड बॉडीज को आप एक साइड पे कर देंगे, जख्मियों को, जो शदीद जख्मी हैं उन्हें एक साइड पे करेंगे, जो थोड़े जख्मी हैं उन्हें अलग करेंगे, जो फर्स्ट एड के लिए हैं उन्हें अलग करेंगे, जो बिल्कुल ठीक है उन्हें आप एक अलग जगह पर खड़ा कर देंगे या साइड पर कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप उन्हें रिबन्स लगाएंगे। जो डेड बॉडीज हैं उन्हें ब्लैक रिबन लगाएंगे, जो ज़्यादा जख्मी हैं उन्हें रेड लगाएंगे, जो ठीक हैं उन्हें ग्रीन, वाइट, इस तरह से आप उन्हें रिबन्स लगा देंगे। ये सेग्रीगेट जो करना है इसे ट्राई एच कहा जाता है, और रेस्क्यू में ट्राई एच फार्मूला जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जब आप रेस्क्यू में सेलेक्ट होंगे तो आपको स्पेशली इस फार्मूले पर फोकस करने को कहा जाएगा, क्योंकि जब भी आपने किसी भी इमरजेंसी पर जाना है तो आपने इसी फार्मूले के तहत आपने पेशेंट्स को डील करना है। ट्राई एच फार्मूला अपने जहन में रखिएगा। ये जो रिबन्स हैं, इनके कलर्स हैं, ये भी अपने जहन में रखें, हो सकता है आने वाले पेपर्स में आपके काम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग क्लास बी फायर। क्लास बी फायर के लिए आप कौन सा फार्मूला, कौन सा एक्सटिंग्विशर यहाँ पर यूज करेंगे? वीवर्स, यहाँ पर मसला है थोड़ा सा, आप CO2 भी यूज कर सकते हैं, फोम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रेस्क्यू 1122 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप फोम पे टिक करें। रेस्क्यू 1122 में A क्लास और B क्लास दोनों फायर्स में पानी का इस्तेमाल होता है। B क्लास फायर में फोम का इस्तेमाल करते हैं। फोम ये वो वाला फोम नहीं है, गद्दे वाला फोम बिल्कुल नहीं है। ये जो फोम होता है ये एक टेक्निकल नेम है। आप पानी में जब इस लिक्विड को डालते हैं जिसे फोम कहा जाता है, तो पानी में झाग बन जाती है। ये जो झाग बनने का अमल है ये फोम की वजह से है, और इस लिक्विड को जो झाग बनाता है उसे फोम कहा जाता है। आप नोट कीजिएगा 7 किस्म की फायर्स हैं, जिनमें A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, E क्लास, F क्लास एंड K क्लास शामिल है। ये 7 टाइप्स ऑफ फायर्स हैं। इनमें B क्लास जो है वो एक टाइप है। अब जो B क्लास फायर है, इसमें गैसोलीन, ऑयल से जो भी आग लगेगी, पेंट से जो आग लगेगी, गैसेस वगैरह जिसमें LPG वगैरह भी है, अल्कोहल वगैरह, इन तमाम से जो आग लगेगी, इन्हें बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होगा वो B क्लास फायर का एक्सटिंग्विशर होगा, और इसमें फोम का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यू गॉट रिपोर्ट ऑफ अ पेशेंट रूटीन यूरिनालाइसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल। यहाँ पर ऑप्शन C सही जवाब है। अगर यूरिन की जो pH है वो 3 होगी तो ये एबनॉर्मल रिपोर्ट होगी।
अगर प्रोटीन नेगेटिव है तो कोई इशू नहीं है, प्रोटीन नेगेटिव हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ग्रेविटी जो है 1.002 है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो 1.002 से 1.030 तक होती है। ये नॉर्मल इसकी रेंज है, नॉर्मल इसकी रेटिंग है। उसके बाद जो हेल्दी यूरिन है उसमें प्रोटीन वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स हैं वो नोट कर लें। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर है, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है, रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जो है ये किडनी के स्टोन्स या ब्लैडर इन्फेक्शन को जाहिर करते हैं, या हाई वाइट ब्लड सेल्स हैं या कीटोन्स हैं ज़्यादा है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एब नॉर्मल रिपोर्ट को जाहिर करेंगी। ये पेपर से हट के है, लेकिन ये साइंस एंड सिम्टम्स इन्हें आप जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द थिंग विच कनेक्ट्स द टू बोन्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट इज रेफर्ड टू एज। वो चीज़ जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ती है और उन्हें सपोर्ट देती है उसे जॉइंट कहा जाता है, उसे जोड़ कहते हैं। जॉइंट्स जो हैं ये एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इन्हें सपोर्ट देते हैं और इनमें जो मूवमेंट है उसको बरकरार रखते हैं। इसके अलावा एक वर्ड है लिगामेंट। लिगामेंट कई पेपर्स में पूछा गया है, रिपीट हुआ है। लिगामेंट जो है ये भी सपोर्ट देते हैं जॉइंट्स को और इन्हें आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। लिगामेंट जो है ये टिश्यू होते हैं जो हड्डियों को आपस में जोड़कर, फिजिकली जो है जोड़कर उन्हें सपोर्ट देकर रखते हैं, ताकि ये हड्डियाँ जोड़ जो है आपस में एक दूसरे से अलग ना हो। ये जो लिगामेंट्स हैं ये रेशे होते हैं जो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हड्डियों के ऊपर जो आपको कुछ रेशे नज़र आएंगे, किसी सर्जरी के दौरान आप इसे देख सकते हैं। ये जो रेशे हैं इन्हें ही लिगामेंट्स कहा जाता है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर बेल आइकन प्रेस किया होगा तो तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज हम जितनी मर्जी वीडियोस अपलोड कर लें आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल सकेगा। इसके साथ साथ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं आपने इस पेपर की तैयारी ई टेस्ट यूट्यूब चैनल, ई टेस्ट नोट्स या कहीं से भी ई टेस्ट अकेडमी के प्लेटफॉर्म से की थी तो आपका पेपर कैसा हुआ। आपकी फीडबैक के मुताबिक ही हम अपने नोट्स को मजीद बेहतर कर सकेंगे। इसके अलावा EMT एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की गाइड को मजीद अप टू डेट कर दिया गया है। ये इस वक्त जो अप टू डेट गाइड हमारे पास है फरवरी 2025 में, ये 5th एडिशन है। 5th एडिशन में 2019 से लेकर आज तक के जितने भी पेपर्स हैं तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स मुकम्मल डिटेल के साथ शामिल हैं। ये 2 गाइड्स हैं, इसमें एक EMT की गाइड होगी और एक साइकोमेट्रिक की होगी। ये 5th एडिशन है। लेटेस्ट अप टू डेट EMT गाइड मंगवाने के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपके सामने नंबर दर्ज है। इसके अलावा हमारा कोई भी नंबर नहीं है। ई टेस्ट अकेडमी का सिर्फ एक ही ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे बजरिया डाक EMT की गाइड हासिल करें। इसके अलावा व्यूअर्स मैं आपको मशवरा दूंगा कि PDF के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ा करें। PDF से तैयारी बिल्कुल भी नहीं होती। इस वक्त भी जितने कैंडिडेट्स फेल हुए हैं, जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आप उनसे पूछ के देखें PDF से जिन लोगों ने तैयारी की है उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। आप कहीं से भी तैयारी कर लें, लाजमी नहीं है कि आपने ई टेस्ट अकेडमी की बुक्स ही मंगवानी है, आप कहीं से भी बुक परचेज कर लें, लेकिन कोशिश करें हार्ड फॉर्म में तैयारी किया करें, क्योंकि PDF की शक्ल में जब आप तैयारी करते हैं तो आपका फोकस स्टडी पर नहीं रहता और आप उस तरह से तैयारी नहीं कर सकते जिस तरह से करनी चाहिए। बुक आपके पास होगी, एक इन्वायरमेंट बनेगा, आप उस इन्वायरमेंट के मुताबिक तैयारी करेंगे और ये ऑटोमेटिकली एक ये नेचरली बात है, एक साइकोलॉजिकल बात है कि जब आप बुक से तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी PDF फॉर्म की निस्बत ज्यादा अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन्ड बाय सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब है प्रोटेक्शन। यहाँ पर प्रोटेक्शन का वर्ड जो है एज अ सिनोनिम इस्तेमाल हुआ है। सेफ्टी का जो मीनिंग है वो प्रोटेक्शन भी आप लिख सकते हैं, सिक्योरिटी भी लिख सकते हैं या हार्मलेसनेस भी लिख सकते हैं। ये तमाम के तमाम जो है सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच काइंड ऑफ एप्रन ड्रेस शुड बी यूज्ड फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फायर। फायर से बचने के लिए आप एस्बेस्टॉस फैब्रिक्स का एप्रन या ड्रेस इस्तेमाल करेंगे। रेस्क्यू 1122 में जो फायर फाइटर्स ड्रेस यूज़ करते हैं वो नोमैक्स या एस्बेस्टॉस फैब्रिक्स का बना होता है। ये ऐसा मटेरियल है, ये दोनों ऐसे मटेरियल हैं जो हीट रेजिस्टेंस है। अगर 1600 सेंटीग्रेड तक हीट है तो तब भी ये सूट जो है 5 सेकंड तक उसको बर्दाश्त कर सकते हैं।
5 सेकंड से ज़्यादा ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनकी भी एक कैपेसिटी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हीट रेजिस्टेंस है तो आप इसे पहन के आप आग में कूद जाएंगे, नहीं, ये आग का रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते, ये हीट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर कहीं पे आग लगी है, आप एक लिमिट तक आप उस आग के करीब जा सकते हैं इन सूट्स को पहनकर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ शॉक। यहाँ पर ऑप्शन बी, नॉर्मल ब्रीदिंग जो है ये शॉक का सिम्टम नहीं है। शॉक के जो सिम्टम्स हैं इनमें जिल्द पीली हो जाती है, होंठ या उंगलियों के नाखून जो है ये नीले हो जाते हैं, या फिर इसके अलावा सांस तेज तेज चलने लगता है, सांस की तरतीब जो है उखड़ जाती है, दिल की धड़कन कम या ज़्यादा हो जाती है, पेशाब का कलर चेंज हो जाता है, नोजिया या वॉमिटिंग की कंडीशन आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, पसीना आता है, गनूदगी होती है, अनकॉन्शियसनेस होती है, कमज़ोरी वगैरह, ये तमाम शॉक के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। इन्हें जहन में रखें, आने वाले पेपर्स में रिपीट हो सकते हैं। पेपर में ना भी रिपीट हो लेकिन इंटरव्यूज़ में रिपीट हो सकते हैं। उसमें यह होता है कि इंटरव्यू में जब इंटरव्यू लेने वाला फॉर एग्जांपल आपसे यही क्वेश्चन रिपीट कर दे और आप इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग करें तो वो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग में इन तमाम बातों में उलझा सकता है, क्योंकि रेस्क्यू का जो इंटरव्यू है इसमें बेसिकली आपकी प्रेजेंटेशन है और प्रेजेंटेशन के दौरान ही आपसे आपके पेपर के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए कोशिश किया करें जब भी पेपर दे के आए कम से कम उस पेपर को एक दफ़ा तैयार कर लें ताकि इंटरव्यू में अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको आते हो। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर रेस्क्यू ड्रॉन्ड एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई पानी में डूबता है आप उसे बचाते हैं, उसे बचाने के बाद जो बेहतरीन इन चारों में अमल है वो CPR है। Question number 10, keeping an eye on surrounding and in case of unusual suspicious activities one should immediately inform the concerned authorities। Viewers यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, 15 ये भी ठीक है, 1717 भी ठीक है। 15 जो है ये पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है और 1717 जो है ये नेक्टा का हेल्पलाइन नंबर है। नेक्टा स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। अब देखते हैं कि इसकी जो की आएगी उसमें 15 को टिक किया गया है या 1717 को किया गया है। जहाँ तक हमारा ख्याल है, जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर करेक्ट आंसर 1717 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने अनयूजुअल या सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को आपने इन्फॉर्म करना है, तो इसके लिए 1717 ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर आप बेसिक्स में जाएं तो बेसिक्स में तो जाहिर सी बात है आप 15 को बताएंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस आगे अपने तौर पे 1717 को बता सकती है, नेक्टा को इन्फॉर्म कर सकती है। उसके बाद 1217 जो है ये PTCL की हेल्पलाइन नंबर है। उसके बाद 1122 ये रेस्क्यू 1122 का हेल्पलाइन नंबर है। ये तमाम नंबर्स आपको इसलिए बताए गए हैं कि ये आप अपने गिरदो नवा में भी बताया करें लोगों को। अक्सर लोगों को ये नंबर्स नहीं पता। यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है वो खानेवाल से है, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से। तो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के साथ ही बिल्कुल एक कस्बा है, उसको रांगो पुल या इस तरह नाम दिया जाता है। वहाँ पर एक दफ़ा किसी काम के सिलसिले में गए तो वहाँ पर एक हादसा पेश आया। तो वहाँ पर लोग शोर मचाने लग गए, जी आप 1122 को 1122 को कॉल करें। तो उनमें से एक शख्स उठा, वो कहता जी कैसे कॉल करें, हमारे पास 1122 का नंबर ही नहीं है, हमारे पास 1122 वालों का नंबर ही नहीं है। तो वहाँ पर बड़ा जो है ना एक अजीब सा सिनेरियो बन गया। तो कह के भी कई लोगों ने लगाए, क्योंकि यहाँ पर देखें यहाँ पे उनकी लाइल्मी है, उन्हें पता ही नहीं है कि 1122 जो है ये बेसिकली खुद एक नंबर है। इसलिए इस नंबर को अपने घर वालों को भी बताएं, अपने अजीज़ो अकारब को भी बताएं, ताकि इमरजेंसी की सूरत में ये तमाम नंबर्स जो हैं ये हमें पता हो, हमारी फैमिलीज़ को पता हो। व्यूवर्स यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप ई-टेस्ट अकेडमी से नोट्स नहीं मंगवा सके तो आप हमारी वेबसाइट etest.com.pk से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करें। इसके अलावा चाहे तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई-टेस्ट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री मोबाइल ऐप है। लेकिन जैसे ही आप हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग भी दिया करें और कमेंट्स में जो है हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए ऐप के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर किया करें। देखेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम इसके गूगल को हज़ारों रुपया पे करते हैं सालाना। आपसे सिर्फ हमारी यही डिमांड है कि जब आप इसे डाउनलोड करें इसे 5 स्टार रेटिंग दें, एक छोटा सा कमेंट कर दें। इसके अलावा हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म आपके सामने हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको भी लाइक और फॉलो कर लें। डेली
डेली बेसिस पर इन तमाम पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन डैश मिनट्स इज टर्म्ड एज पल्स रेट। यहाँ पर 1 को हम टिक करेंगे। 1 मिनट में जितनी भी पल्स रेट होगी वो हार्ट बीट के तौर पर हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन आर। इंसानी जिस्म में क्रेनियल नर्व्स के जो हैं वो 12 पेयर हैं। वीवर्स, ये क्रेनियल नर्व्स के जो जोड़े हैं 12 जोड़े, ये दिमाग और बॉडी दोनों के साथ कनेक्शन में होते हैं। क्रेनियल नर्व्स जो है इनको रोमन में लिखा जाता है। क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े हैं, इन्हें आप किस तरह से लिखेंगे ये आपके सामने लिखा भी हुआ है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं और लिखेंगे, लिखा भी ऐसे ही जाता है। दूसरी काउंटिंग 1 2 3 इस तरह नहीं लिखते इसको, इस तरह रोमन्स में लिखते हैं। इसके अलावा क्रेनियल नर्व्स जो हैं इसकी एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ये ऐसी नर्व्स होती हैं जो स्मेल से रिलेटेड है। उसके बाद ऑप्टिक नर्व, ये नाम से ही जाहिर है विजन से रिलेटेड है। इसी तरह मजीद 10 नर्व्स हैं, उनके पेयर्स हैं, इनके नाम और फंक्शन याद कर लीजिएगा, हो सकता है आने वाले पेपर्स में रिपीट हो। क्वेश्चन नंबर 13, अ यंग पेशेंट केम विद ट्रॉमा इन इमरजेंसी इन डायग्नोज्ड विद रेटिनल डिटैचमेंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट सजेस्टेड बाय द डॉक्टर। एक जवान पेशेंट है, उसे ट्रॉमा की वजह से इमरजेंसी में लाया गया है, उसके रेटिना का मसला है, तो इस सूरत में आप उसे फौरी तौर पर सर्जरी सजेस्ट करेंगे। डॉक्टर उसके लिए सर्जरी सजेस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 14, साइनोसिस इज ब्लूइश डिक्लोरेशन ऑफ स्किन। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। साइनोसिस आप जानते हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी हो तो जिल्द जो है वो नीला होना शुरू हो जाती है, ब्लूइश होना शुरू हो जाती है, तो इसे साइनोसिस का अमल कहा जाता है। साबका क्वेश्चन में साबका पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और हमारे नोट्स में भी इस क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, ओरल हाइजीन रेफर्स टू। ओरल हाइजीन जो है ये माउथ केयर से रिलेटेड है। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स ने ऑप्शन बी कंप्लीट बात पे टिक किया है, जो कि गलत आंसर है। ओरल हाइजीन जो है इसमें ज़रूरी है कि आप अपने दांतों को, अपने मुंह को साफ रखें, ब्रश करें। उसके अलावा बाकायदगी से आप डेंटिस्ट को अपना चेकअप करवाएं। क्वेश्चन नंबर 16, अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एक्रोफोबिया और एल्टोफोबिया हैज़ फियर ऑफ। वीवर्स, ये जो एक्रोफोबिया है या एल्टोफोबिया है, ये फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई पर जाने के खौफ को कहते हैं। कई लोगों को ऊंची जगह पर जाने से डर लगता है, उन्हें आप ये फोबिया कह सकते हैं। इसके अलावा वीवर्स यहाँ पर जो 2-3 ऑप्शंस हैं इनको भी नोट कर ले, हो सकता है इनमें से कोई आने वाले पेपर्स में रिपीट हो जाए। जिस तरह ये जो एल्टोफोबिया है इसका साबका पेपर्स में, साबका नोट्स में हमने मेंशन किया हुआ है। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसिस, तंग जगह पर जाने से डरना, इसको क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। स्पाइडर्स, मकड़ियों से डरना, इसको एक्रोनोफोबिया कहा जाता है। फायर आर्म, वेपन्स वगैरह से डरना, इसको बैलिस्टोफोबिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंक्लूड्स अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। यहाँ पर एंटीजन जो है वो सही जवाब है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। किस तरह से एंटीजन को हमने टिक किया है इसकी थोड़ी सी डिटेल नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एंटीजन वो चीज है जो जिस्म में दाखिल होकर मुदाफती निज़ाम, इम्यून सिस्टम को रद्द अमल देने पर, रिएक्शन करने पर मजबूर करती है। ये वायरस, बैक्टीरिया या कोई नुकसानदेह चीज हो सकती है। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इसे एक्सटर्नल फैक्टर के तौर पर पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है और इसके खिलाफ लड़ने के लिए खसूसी प्रोटीन, जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं, बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही आप एंटीजन का यूज करते हैं जिस्म में एक रिएक्शन क्रिएट करता है बीमारियों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 18, अ 20 years old boy has been hit by a motorcycle and there is bleeding from the site of injury. The immediate measure टू स्टॉप दी ब्लीडिंग इज। एक 20 साल का लड़का है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसके लिए आप फौरी तौर पर आप ब्लीडिंग वाली जगह जो है उसे आप प्रेशर उस पर देंगे। 5 से 10 मिनट तक आप उस पर प्रेशर देंगे ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। देखें यहाँ पर बैंडेज जो है, कंस्ट्रिक्टिव बैंडेज जो है ये भी यूजफुल नहीं रहेगी। लोअरिंग ऑफ लेग्स जो है इसको भी आप छोड़ दें। वॉशिंग ऑफ वाउंड्स, इन्फेक्शन को रोकना फिलहाल ज़रूरी नहीं होता एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी। फिलहाल सबसे बड़ा मसला जो है एक्सीडेंट के वक्त ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है।
आप इन्फेक्शन को बाद में भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पर आप ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, पेशेंट मर जाता है, तो आप इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकें, ब्लीडिंग को रोकने के बाद आप पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें, उसके बाद इन्फेक्शन वगैरह का कंट्रोल जो है बाद का मसला है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लड सप्लाई टू ब्रेन इज मेनली फ्रॉम, ब्लड की सप्लाई जो है ये करोटिड आर्टरी से आती है। ब्रेन में जो ब्लड रिसीव होता है वो दो सोर्सेज से होता है, जिसमें करोटिड आर्टरीज और वर्टिब्रल आर्टरीज शामिल है। इन दोनों के नाम ज़हन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर रिकमेंडेड इन डेंगू फीवर ट्रीटमेंट, डेंगू बुखार की सूरत में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से मना कर दिया जाता है। एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि ये जो डेंगू की जो बीमारी है ये फीवर वायरस की वजह से है, और एंटीबॉडीज़ जो हैं, एंटीबायोटिक्स जो हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। डेंगू बुखार हुआ है तो इस सूरत में आप बेड रेस्ट करें, आईवी फ्लूइड्स जो हैं वो लगवाएं ताकि आपका फ्लूइड जो है मेंटेन रहे, पैनाडोल वगैरह का इस्तेमाल करें, लेकिन एंटीबायोटिक जो है इससे परहेज करें, और डॉक्टर्स भी एंटीबायोटिक से रोक देते हैं डेंगू फीवर की सूरत में। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 16 फरवरी 2025 के EMT पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स आने हैं तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।